हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स वेयर नॉलेज फ्लोज एंड आइडिया ग्रोज। मैं हूं आपका सोशल साइंस एजुकेटर और हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 7th एनसीईआरटी को। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने प्रीवियस लेक्चर में चैप्टर 5 को फिनिश कर चुके हैं। आज इस लेक्चर में हम शुरुआत करेंगे चैप्टर 6 के साथ। बट अगर आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो इस आई बटन पर क्लिक कर आप पहले उन लेक्चर को जरूर देख लें। ठीक है, तो चलिए आज के इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। आज के इस लेक्चर में हमें चैप्टर 6 को पढ़ना है। चैप्टर 6 का क्या नाम है? द एज ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अभी थोड़ी ही देर में मैं आपको इस शब्द का मतलब बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि क्यों इस चैप्टर को द एज ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे इंट्रोडक्शन एंड ओवरव्यू, मतलब कि इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, हम उसे इस लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। तो चलिए आज के इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले, जैसा कि हम हर बार करते हैं, एक कोट देख लेते हैं। क्या कोट है? बाय कंटिन्यूअस लिविंग ट्रेडिशन एंड अ वाइटल पावर ऑफ रिजुविनेंस, दिस लैंड हैज रीएडजस्टेड इटसेल्फ थ्रू अननंबर्ड ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ये कोट किसने कहा है? तो J.C. बोस, जगदीश चंद्र बोस इनका नाम था। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी रहे हैं ये इंडिया की। इन्होंने ये बात कही है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, क्या इन्होंने कहा है? देखो, बाय कंटिन्यूअस लिविंग ट्रेडिशन एंड वाइटल पावर ऑफ रिजुविनेंस, इंडिया के अंदर क्या होते रहे हैं, समय समय पर बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन होते रहे। क्या होते रहे? ट्रांसफॉर्मेशन होते रहे। बट स्टिल हमारा जो लिविंग ट्रेडिशन है और हमारी जो रिजुविनेंस की पावर है, उसके थ्रू हमने क्या किया है, इन सारे ट्रांसफॉर्मेशन के बदलाव के बाद भी इंडिया आज भी क्या है, मजबूती के साथ स्ट्रांगली खड़ा हुआ है। यही बात कौन कहते हैं? जगदीश चंद्र बोस कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं। देखिए, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने क्या देखा? प्रीवियस लेक्चर्स में हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले तो चैप्टर 4 के अंदर हमने महाजनपद पीरियड के बारे में पढ़ा। क्या पढ़ा हमने? महाजनपद पीरियड के बारे में। वहां पर हमने देखा कि टोटल 16 नंबर ऑफ सिटी स्टेट या फिर किंग जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। उन सभी किंग्स के बीच में क्या होती है? पावर स्ट्रगल होती है। और उस पावर स्ट्रगल में एक पावर जो सबसे ज्यादा पावरफुल बनकर सामने आती है, उस पावर का क्या नाम था? मगध। मगध क्या बन जाता है? एक बहुत ही पावरफुल स्टेट बन जाता है और इंडिया का पहला एम्पायर भी बनता है। ठीक है, मगध के कौन कौन किंग हुआ करते थे? तो हमने वहां पर अजात शत्रु के बारे में पढ़ा था कि अजात शत्रु मगध का एक बहुत ही पावरफुल किंग हुआ करते थे। फिर हमने देखा था वहां पर महापद्मनंदा आते हैं। महापद्मनंदा भी जो थे वो एक बहुत पावरफुल रूलर हुआ करते थे और ये भी मगध को क्या करते हैं? और ज्यादा ब्रॉड करते हैं, मगध की बाउंड्रीज को और ज्यादा बढ़ा देते हैं। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि नंद एम्पायर जो होता है, मगध एम्पायर का क्या होता है? फॉल हो जाता है, डाउनफॉल हो जाता है। इसके लास्ट रूलर रहते हैं धनानंद। धनानंद जो रहते हैं वो क्या होते हैं? उनको हरा देता है। कौन उनको डिफीट कर देता है? तो उनको डिफीट करने वाले व्यक्ति का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य धनानंद को हराकर क्या करते हैं? मौर्यन एम्पायर की शुरुआत करते हैं। किसकी शुरुआत करते हैं? मौर्यन एम्पायर की। ठीक है, ये जो मौर्यन एम्पायर था, ये अपने प्रीवियस एम्पायर यानी कि मगध एम्पायर से भी कई ज्यादा बड़ा हुआ करता था। ठीक है, इसकी जो बाउंड्रीज थी वो क्या करती हैं? आज के प्रेजेंट डे इंडिया को, ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया को कवर करती हैं। इवन बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक क्या थे? मौर्यन एम्पायर हुआ करता था। इतनी बड़ी इसकी बाउंड्रीज हुआ करती थी। ठीक है, इसी के बाद चंद्रगुप्त मौर्य के बाद इनके जो ग्रैंडसन आते हैं उनका नाम था अशोका। अशोका क्या करते हैं? और ज्यादा बाउंड्री को फैला देते हैं। ठीक है, जो लार्जेस्ट बाउंड्री, लार्जेस्ट एम्पायर इंडिया कभी देखता है वो अशोका के टाइम पर ही देखता है। ठीक है, फर्स्ट टाइम पूरा ऑल ओवर इंडिया क्या हो जाता है? यूनाइटेड हो जाता है अंडर अशोक। अशोक क्या करते हैं? सभी को डिफीट कर देते हैं। ठीक है, यहां तक हम देख चुके हैं। अब होता क्या है? अशोका अपनी पॉलिसीज में चेंजेस ले आते हैं। पहले वो वायलेंस के रास्ते पर थे, लड़ाइयां करते थे, वॉर लड़ते थे। अब क्या वो करते हैं? बैटल ऑफ, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बैटल अशोका के लाइफ पीरियड में रहती है, बैटल ऑफ कलिंग। उस कलिंग की बैटल के बाद अशोका क्या करते हैं? अपने वायलेंस के रास्ते को छोड़ देते हैं और अब वो क्या बन जाते हैं? बुद्धिज्म के रास्ते पर आ जाते हैं और पीस को अपना लेते हैं।
ठीक है। फिर हम देखते हैं कि अशोका के बाद लगभग अशोका के जानने के लगभग 50 ईयर्स के अंदर ही 50 ईयर्स के बाद ही क्या हो जाता है, मौर्यन एम्पायर फेल हो जाता है। मौर्यन एम्पायर के जो किंग्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो एकदम पूरी तरह से हार जाते हैं और खत्म हो जाता है मौर्यन एम्पायर। ठीक है। अब इस चैप्टर के अंदर हम इसके आगे की कहानी देखेंगे कि अशोका और मौर्यन एम्पायर के बाद होता क्या है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। क्या है वो सवाल कि वाई द पीरियड दैट फॉलोड द मौर्य एम्पायर समटाइम्स कॉल्ड द एज ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन। देखो, अशोका के बाद का जो टाइम पीरियड होता है उसे क्या कहा जाता है, एज ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन। और रीऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, कोई चीज अपने आप को दोबारा से क्या कर रही है, समेट रही है, रीऑर्गेनाइज कर रही है। मतलब कुछ बिखर चुका है, उन बिखरे हुए पीसेस को, पजल्स को हम क्या कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं। ठीक है, तो मौर्यन एम्पायर के बाद का जो टाइम पीरियड है उसे एज ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन क्यों कहा जाता है, यह एक बहुत बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब हम अभी थोड़ी देर में जानेंगे। ठीक है, फिर अगला सवाल है, व्हाट वर द वैल्यूज और प्रिंसिपल दैट गाइडेड एम्परर ऑफ दैट पीरियड। मतलब कि ये जो एज ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन आता है, यानी कि मौर्यास के बाद का जो टाइम पीरियड आता है, उस टाइम पे किंग्स की, जो उस टाइम पे रूलर्स हुआ करते थे, जो किंग्स थे, एम्परर्स हुआ करते थे, उनकी क्या पॉलिसीज, उनके क्या प्रिंसिपल्स हुआ करते थे, उसको हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। फिर हाउ डिड फॉरेन इन्वेडर्स assimilated into Indian society and contributed to cultural confluence। ठीक है, मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में भी, मौर्यास के टाइम के पहले ही क्या होने लग जाते हैं, इंडिया में फॉरेन इन्वेजन होने लग जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले कौन हमें देखने को मिलता है, अलेक्जेंडर हमें देखने को मिलता है कि अलेक्जेंडर इंडिया की बाउंड्रीज तक आ जाता है। ठीक है, अब क्या होगा, अब उसके बाद हमें मौर्यास के जाने के बाद क्या होगा, फॉरेन इन्वेजन और ज्यादा बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, देखो, मौर्यास जब तक इंडिया में रूल कर रहे थे तो मौर्यन पावर बहुत ज्यादा पावरफुल हुआ करती थी। ठीक है, दे वर एक्सट्रीमली पावरफुल। तो किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि वो इंडिया के अंदर एंटर कर जाए। कोई सोच भी नहीं पाता था कि यार हमें क्या करना है, इंडिया के अंदर जाकर एंटर करना है, फिर इंडिया पे जाकर लड़ाई करनी है। क्योंकि मौर्यास का नाम सभी ने सुना रखा, सभी ये जानते थे कि भाई अशोका जो है वो बहुत पावरफुल है, वो दौड़ा दौड़ा कर मारेगा अगर वहां पर गए तो। ठीक है, उसने पूरी इंडिया जीत रखी है और वो मारने से बिल्कुल नहीं डरता है, तो कोई भी इंडिया के ऊपर अटैक नहीं करता था। लेकिन अब क्या हुआ, अशोका के जाने के बाद मौर्यास वीक हो जाते हैं और एक टाइम पर मौर्यास खत्म हो जाते हैं। तो अब ये जो डर बना हुआ था ना, ये डर खत्म हो जाता है। अब इंडिया के अंदर फॉरेन इन्वेजन होने लग जाते हैं। ठीक है, चलिए अब शुरुआत करते हैं हम इस चैप्टर की और देखते हैं कि क्या चीजें हैं। देखो, अशोका के बाद कौन सक्सेसर आता है, अगला राजा कौन बनता है, उन सबके बारे में हमारे पास ज्यादा इंफॉर्मेशन वगैरह नहीं है। ठीक है, बस हम इतना जानते हैं कि जो लास्ट मौर्यन एम्पायर हुआ करता था, जो लास्ट मौर्यन एम्परर हुआ करता था, उसकी डेथ हो जाती है किसके हाथों, पुष्पमित्र शुंग के हाथों। अब ये पुष्पमित्र शुंग कौन थे, देखो पुष्पमित्र शुंग कौन हुआ करते थे, मौर्यन एम्पायर के अंदर ये कमांडर हुआ करते थे। कमांडर मतलब कि मौर्यास की तरफ से ये क्या करते थे, लड़ाइयां लड़ा करते थे, एक प्रकार से मिलिट्री जनरल हुआ करते थे। ठीक है, ये क्या करते हैं, जो लास्ट मौर्यन एम्परर होता है, ठीक है, जो भी उसका नाम था, उसको क्या करते हैं, उसको ये मार देते हैं। आप यहां डायग्राम में देख सकते हैं, ये उसको क्या कर देते हैं, मार देते हैं। ठीक है, और उसके मारकर पुष्पमित्र शुंग क्या बन जाते हैं, खुद एक किंग बन जाते हैं। पुष्पमित्र शुंग खुद एक क्या बन जाते हैं, किंग बन जाते हैं। ठीक है, अब यहां से क्या हो गया, यहां से खत्म हो चुका है कौन, मौर्यन एम्पायर, और अब एक नई डायनेस्टी, एक नया रूलर आ चुका है जिसका नाम है पुष्पमित्र शुंग। और अब यह शुरुआत करेगा अपनी डायनेस्टी की, जिसका नाम होगा शुंग डायनेस्टी। ठीक है, पुष्पमित्र शुंग अब क्या करेंगे, नई डायनेस्टी बनाएंगे। ठीक है, देखो कब होता है ये एपिसोड, तो 185 बीसी के अंदर। कब, 185 बीसी के अंदर क्या होता है, मौर्यन एम्पायर का डाउनफॉल हो जाता है और किसकी शुरुआत हो जाती है, शुंग डायनेस्टी आ जाती है। ठीक है, अब देखो जैसे ही क्या हुआ, एक बड़ा एम्पायर का डाउनफॉल होता है, क्या होता है, नंबर ऑफ मल्टीपल छोटी छोटी कंट्रीज जो हैं वो क्या हो जाती है, इंडिपेंडेंट हो जाती है। उन सारे लोगों को जिनको अशोका ने डिफीट किया था, वो सारी टेरिटरीज जिनको अशोका ने डिफीट करके इंडिया को यूनाइट किया था,
वो सारी टेरिटरीज अब क्या करती कि यार अब तो अशोका है ही नहीं, मौर्यन एम्पायर खत्म हो चुका है, अब हम सब क्या हो चुके हैं, इंडिपेंडेंट हो चुके हैं। ठीक है, तो सारी जितनी भी छोटी छोटी टेरिटरीज हुआ करती थी ना, वो सब क्या हो जाती हैं, अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लेती हैं फ्रॉम मौर्याज। ठीक है, अब इसके आगे क्या होता है, बहुत सारा ब्रेक हो जाता है, कंट्रीज जो है वो बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाती है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, द एज ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बहुत सारी सेवरल न्यू किंगडम्स हमें इस टाइम पीरियड पर देखने को मिलती हैं, बहुत सारी यहां पे क्या हो जाती है, कंट्रीज इंडिपेंडेंट हो जाती है। यहां डायग्राम में देख सकते हैं, देखो यहां पर सुंग एम्पायर है, यहां पर सतवाना एम्पायर है, यहां नीचे चेर चोर पांड्यास चोलास, बहुत सारी कंट्रीज हमें यहां पे क्या देखने को मिल रही है, बहुत सारे नए नए किंग्स आ चुके हैं, नई नई डायनेस्टीज आ चुकी हैं। अभी मौर्यास के अंदर ये सब एक हुआ करते थे, लेकिन अब क्या हो गया है, ये सब बिखर चुके हैं। ठीक है, अलग अलग किंग्स हमें यहां पर देखने को मिल रहे हैं। ऑलराइट, अब हुआ क्या, जैसे ही मौर्यन टाइम पीरियड खत्म होता है, मौर्यास खत्म हो जाते हैं, अब होगा क्या, यहां से फॉरेन बाहर की तरफ से इंडिया में वापस से अटैक क्या हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अभी तक तो मौर्यास का डर था, लेकिन अब वो डर खत्म हो चुका है। अब क्या होंगे, बाहर के लोग जो है वो इंडिया के ऊपर अटैक करना स्टार्ट करेंगे कि यार अब वो इंडिया को, हम चलकर इंडिया को भी जीत लेते हैं, ऐसी उनकी एक सोच डेवलप हो जाएगी। ठीक है, चलिए, ठीक है, ओके। अब देखो यहां पर क्या हुआ है, मल्टीपल किंगडम्स हमें देखने को मिल रही हैं। क्या है, यहां पर सतवानाज हैं, उसके ऊपर यहां पर सुंगा डायनेस्टी आ चुकी है, नीचे पांड्याज हैं, चोलाज हैं, ठीक है, प्रतिहाराज वगैरह हैं। अब इन सब के बीच में क्या होगा, लड़ाई आना स्टार्ट हो जाएंगी। ये लोग आपस में क्या करेंगे, वॉर करेंगे, बैटल करेंगे फॉर सुप्रीमेसी। इन सब के बीच में आपस में टसल होगी। ओके, चलिए, इसी दौरान क्या होगा, कभी कोई पावर, एक पावर जीतकर क्या बन जाएगी, एक बड़ा एम्पायर बना लेगी, कभी कोई पावर डिसअपियर हो जाएगी, उसकी जगह पर कोई और नई पावर हमें देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार से इंडिया का जो मैप होगा वो फ्रीक्वेंटली क्या होगा, काफी चेंजेस इसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं, नई किंगडम्स आती हैं, इमर्ज होती हैं और उनका डाउनफॉल हो जाता है। इस प्रकार से ये प्रोसेस काफी लंबे समय तक क्या होगी, रिपीट होती रहेगी। ऑलराइट, चलिए, इसी टाइम पीरियड पर हमें क्या देखने को मिलेगा, कल्चरल डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। अलग अलग डायनेस्टीज आएंगी, अलग अलग किंग आएंगे, तो वो अपने अकॉर्डिंग क्या करेंगे, नया कल्चर, ठीक है, नया लिटरेचर, नया आर्किटेक्चर को प्रमोट करेंगे। तो इसी टाइम पर क्या होगा, इंडिया के अंदर कल्चरल डेवलपमेंट भी होगा और कल्चरल एक्सचेंज भी होगा। ठीक है, चलो, अब इंडिया के अंदर प्रोमिनेंटली इस टाइम ड्यूरेशन में हमें कौन सी डायनेस्टीज के बारे में पढ़ना है। देखो, सबसे पहले तो जिस डायनेस्टी ने मौर्यन एम्पायर के रूल को खत्म किया, सुंग डायनेस्टी। इसके फाउंडर का क्या नाम था, पुष्पमित्र सुंग, जिन्होंने क्या किया था, लास्ट मौर्यन एम्पायर का मर्डर कर दिया था। उनको मारने के बाद ये खुद क्या बन जाते हैं, नए किंग बन जाते हैं। ठीक है, इनके बाद फिर हमें क्या देखने को मिलते हैं, छेदीज देखने को मिलते हैं। आप यहां पर देखो, ये जो टाइम पीरियड, ये जो वाला जो एरिया है, ये मगध वाला एरिया, अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो ये मगध वाला एरिया। यहां पर कौन है, सुंगाज है या फिर सुंग डायनेस्टी है। इनके नीचे कौन है, छेदी है। ठीक है, छेदीज है इनके नीचे, और छेदीज के जस्ट ऊपर के साइड में, मतलब आज का जो मॉडर्न डे महाराष्ट्र है, वहां पर हमें कौन देखने को मिलते हैं, सतवाना डायनेस्टी देखने को मिलती है। ठीक है, ऊपर की साइड आप अगर आएंगे, यहां पर जो राजस्थान वाला एरिया है, वहां पर हमें शाकाज देखने को मिलते हैं। कौन देखने को मिलते हैं, शाकाज देखने को मिलते हैं। ठीक है, और थोड़ा ऊपर आइए, जो अफगानिस्तान वाला एरिया है, तो इंडो ग्रीक्स हमें देखने को मिलेंगे, और जो दिल्ली वाला रीजन है वहां पर हमें कुशान्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये लोग बाहर से इंडिया के अंदर आते हैं। ये जो तीन आपको देखने को मिल रहे हैं ना, इंडो ग्रीक्स, शाकाज और कुशान्स, जो कि कहां पर रूल कर रहे हैं, देखो अफगानिस्तान वाले एरिया में, या अफगानिस्तान पाकिस्तान वाला रीजन है, जो नॉर्थ वेस्ट वाला जो पार्ट है ना इंडिया का, वहां से ये इंडिया के अंदर आते हैं और इस वाले रीजन के अंदर ये लोग रूल कर रहे हैं। ये लोग जो बाकी के हैं, ये इंडिया के ही हैं, सुंगाज, सतवानास, छेदीस, चेरा, साउथ के अंदर चले जाओ तो चेराज, पांड्याज और चोलाज। ये इतनी सारी डायनेस्टीज अब हमें देखने को मिलती है। ये सब कब हमें देखने को मिल रहा है, जब मौर्यन एम्पायर क्या हो चुका है, मौर्यन एम्पायर का डाउनफॉल आ चुका है, मौर्यन एम्पायर खत्म हो चुका है, उसके बाद इतनी सारी डायनेस्टीज हमें देखने को मिलती है। अब इन्हीं डायनेस्टीज के बीच में आपस में क्या होगा, वॉर होगी, लड़ाइयां होंगी, भाई आपस में लड़ेंगे। जब ये लड़ेंगे तो क्या होगा, कभी शुंगा का विजय हो जाएगी, कभी सतवाहना जीत जाएगा। तो इंडिया का जो मैप होगा ना, वो बार बार फ्रीक्वेंटली चेंज होगा। इसीलिए इस चैप्टर का नाम हमने क्या रखा है, द एज ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन, कि इंडिया का जो मैप है ना, वो बार बार बिखर रहा है, फिर रीऑर्गेनाइज हो रहा है। नई किंगडम्स आ रही हैं, वो चली जा रही है, फिर उनके लगा पर कोई और नई किंगडम आती है।
ठीक है, तो ये प्रोसेस जो है वो काफी लंबे समय तक चलती रहेगी। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या देखा, ये सारी डायनेस्टीज सुंगा, छेदी, सतवाहनास, चोलास, चेरास, पांड्यास, ये इंडियन सबकॉन्टिनेंट की ही डायनेस्टीज है, मतलब यहीं के लोग हैं, यहीं के लोग क्या करते हैं, आपस में वॉर वगैरह करते हैं, लड़ाइयां वगैरह करते हैं, और ये यहीं के राजा हैं। इंडिया की तरफ से बाहर से जो लोग आए उनमें से एक थे इंडो ग्रीक्स, शाकास और कुशान्स। ये सभी लोग कौन थे जो इंडिया में बाहर से आकर क्या करते हैं, यहां पर आकर रहते हैं और यहां पे अटैक वगैरह कर कर अपना नया एम्पायर बनाते हैं। ठीक है, चलिए इस चैप्टर के अंदर हमें क्या पढ़ना है, इन सारी डायनेस्टीज के बारे में पढ़ना है। ठीक है, और इसके अलावा हम क्या देखेंगे, इस चैप्टर से रिलेटेड एनसीईआरटी क्वेश्चंस हम देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम देखेंगे और एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे, और लास्ट में हम इसका क्या करेंगे, एक वन शॉट रिवीजन फाइनल। ऑलराइट, चलिए सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का लेक्चर, जहां पर हमने क्या देखा कि मौर्यास के बाद कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज इंडिया के अंदर आती हैं। ठीक है, कल हम एक एक करके इन सारी डायनेस्टीज को पढ़ने की शुरुआत करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर से। अगर आप हमारे और भी लेक्चर्स को देखना चाहते हैं तो आप हमारा यूट्यूब चैनल, हमारा एप्लीकेशन और हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। वहां पर आपको ये सभी कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ देखने को मिल जाएंगे। अगर आप इनसे रिलेटेड ई नोट्स या ई बुक्स को देखना चाहते हो तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हो, वहां पर आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन, हैव अ गुड डे।